नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम आपको पुणे के ऑर्थोपेडिक के फील्ड में बेस्ट रोबोटिक सर्जन से मिलाने जा रहे हैं, जिनके नंबर ऑफ केस बहुत ज्यादा है, जिनके सक्सेस सर्जरी बहुत ज्यादा है। वो हैं यंगेस्ट रोबोटिक सर्जन डॉक्टर रोहित लूथरा। नमस्ते डॉक्टर साहब, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज जो सबसे बड़ा सवाल है, जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, कि रोबोटिक सर्जरी और मैनुअल सर्जरी में डिफरेंस कितना बड़ा है। आखिर रोबोटिक सर्जरी में कितने एडवांटेज ऐसे आते हैं जो पेशेंट को लगता है कि नहीं जी हमें रोबोटिक में जाना चाहिए, मैनुअल छोड़ के रोबोटिक की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत उम्दा सवाल आपने पूछा है। तो जो रोबोटिक सर्जरी है ये काफ़ी अत्याधुनिक सर्जरी है। इसमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम पेशेंट को गारंटीड रिजल्ट दे सकते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज रोबोटिक सर्जरी करने में और मैनुअल सर्जरी करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम मैनुअल सर्जरी करते हैं तो सबसे पहला फ़र्क है कि हम जो डॉक्टर है वो अपनी जजमेंट से डिसीजन लेता है। अभी अगर मैं जजमेंट ले रहा हूँ कि मुझे पैर सीधा करना है, अगर ये पहले समझो 15 डिग्री बेंड है तो ये पूरा सीधा हुआ है कि नहीं, वो डॉक्टर को अपनी जजमेंट पे डिसाइड करना है। उसको कोई नंबर दिख नहीं रहा है कि ये 0 पहले 15 था, अभी 15 का 0 डिग्री हुआ है कि नहीं। वो अपनी जजमेंट से देखता है कि पैर अभी ठीक दिख रहा है। और समझो आप अगर 5 डॉक्टर को लेंगे, जो टॉप 5 डॉक्टर्स हैं, उनको हर एक को लगेगा कि मे बी ये सीधा है, किसको लगेगा ये सीधा है। पर जो एंड रिजल्ट है, तो वो समझो हम 15 डिग्री से शुरू किया है, तो अगर वो 0 आया ही नहीं, मे बी टॉप 5 डॉक्टर्स आप लेंगे, हर एक का अलग अलग एंगल आएगा। तो किसका -4 रहेगा, किसको 3 रहेगा, किसको 2 रहेगा, किसको एक हाथ का 0 आ जाएगा। तो ये जो जजमेंट एरर्स है जो मैनुअल सर्जरी में होता है, वो रोबोटिक सर्जरी में होता नहीं है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है रोबोटिक सर्जरी एक का। सवाल उठता है कि जब डॉक्टर काफी ज्यादा प्रैक्टिस में चले जाते हैं, नंबर ऑफ केस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस इतने अच्छे हो जाते हैं कि वो मैनुअल जज भी कंप्यूटराइज की तरह करने लगते हैं। लेकिन जब रोबोटिक सर्जरी की बात होती है तो वहां भी एक्सपीरियंस जरूरी है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो रोबोटिक असिस्टेंस लेके भी बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्या कहना है आपका? सही बात है। तो हर चीज़ को एक लर्निंग कर्व होता है। जैसे हम मैनुअल सर्जरी भी जब हमने शुरू की थी, तो देयर इज अ लर्निंग कर्व कि धीरे 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 पहले 50 केस, 100 केस, 150 केस, 200 केस, आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाता है। बट रोबोटिक में क्या है कि ये जो लर्निंग कर्व है ये छोटा हो जाता है, आप जल्दी सीख जाते हैं। बिकॉज सी आप मैनुअल सर्जरी कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ आप और ठीक कर सकते थे, कहाँ और ज़्यादा एक्यूरेसी ला सकते थे। पर रोबोटिक में एडवांटेज ये है कि आपको ये पहले दिन ही रोबोट बता देगा कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ये सही करना है। तो स्पेशली जो नए डॉक्टर्स हैं जो अभी सीख रहे हैं, उनको रोबोटिक सर्जरी करने से फ़ायदा ये होता है कि उनका जो एक्यूरेसी लेवल है वो बहुत जल्दी ला सकते हैं, उनका लर्निंग का वो छोटा कर सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। आपकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई थी रोबोटिक सर्जरी? मेरी रोबोटिक की ट्रेनिंग जर्मनी में मैंने की थी 2012 में, एंड फिर 2017 में मैं अमेरिका गया था। यूएस में जाके हमने रोबोटिक का जो फर्स्ट जनरेशन रोबोट था, उसमें आई वाज अमंग द फर्स्ट डॉक्टर जिन्होंने हमने रोबोटिक सर्जरी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो पूना में वी स्टार्टेड यूजिंग रोबोटिक, एंड 2017 से अभी तक हम रोबोटिक सर्जरी करते आए हैं। एंड हर साल वी हैव सीन डिफरेंट चेंजेस, और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट और काफ़ी नए चेंजेस आए हैं। जो अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं कि मैनुअल अलाइनमेंट, जो मैनुअल अलाइनमेंट है उससे बेहतर रोबोटिक सर्जरी का अलाइनमेंट होगा, इसके अलावा क्या क्या एडवांटेज हैं? क्या ऐसा था कि जो मैनुअल सर्जरी होती थी उसमें अलाइनमेंट डिफरेंस हो जाते थे? यस, तो मैनुअल सर्जरी में अलाइनमेंट डिफरेंस होता था। तो जो हमारा बेंचमार्क है कि जो आइडियल सर्जरी है वो -3, 0 या +3 डिग्री तक चलता है, इतना एरर वैलिड है। पर मैनुअल सर्जरी में करते समय ये एरर कई बार बड़ा होता है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, माइनस में या प्लस में हो सकता है। तो आप पैर को ऐसे मोड़ा है, आप सीधा करना चाहें तो कई बार आप ज़्यादा सीधा करें तो और टेढ़ा हो जाता है। तो अगर आप ओवर करेक्ट हो जाता है, उसको ओवर करेक्शन बोलते हैं। तो ये एक एडवांटेज है रोबोटिक में कि इसमें अलाइनमेंट इशू होता नहीं है। सबसे बड़ा अलाइनमेंट जो मेरे हिसाब से है उसमें है कि आपको बोन में ड्रिलिंग नहीं करना पड़ता है। जब आप मैनुअल सर्जरी करते हैं तो जैसे आपका थाई बोन है, तो अगर आपका ये आप हड्डी देखेंगे, ये आपका जो थाई बोन है, अभी इसमें मुझे इसको इम्प्लांट बिठाना है, बराबर। तो इम्प्लांट बिठाना, तो इसको हमको अलाइनमेंट के हिसाब से बैठाना पड़ेगा। तो इसको मैनुअल सर्जरी करते समय यहाँ पे हम होल्ड करके अंदर एक रॉड डालते हैं। तो जब हम ये रॉड डालते हैं तो आपको पेशेंट को ब्लीडिंग होती है ज़्यादा, उसका बोन मैरो का पूरा नुकसान हो जाता है, लॉस होता है, बोन मैरो निकल जाता है, और ब्लीडिंग और पेन ज़्यादा होता है बिकॉज आप मैरो को वायलेट कर रहे हैं। तो ये रोबोटिक में करना नहीं पड़ता है। रोबोटिक में ये आप कुछ ओपन नहीं कर रहे, आपका मैरो सेल्स लॉस नहीं होंगे, और इसका कारण पेशेंट का ब्लड हीमोग्लोबिन भी जल्दी ड्रॉप नहीं होता है, और ऑपरेशन के बाद उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये दूसरा एडवांटेज है रोबोटिक का।
तीसरा एडवांटेज क्या है कि जब आप मैनुअल सर्जरी करते हैं तो आपको जो अलाइनमेंट और लिगामेंट का जो बैलेंस लाने के, अभी हमने अलाइनमेंट देख लिया, बैलेंस भी लाना है ज़रूरी है। तो बैलेंस मतलब दोनों कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट और ये कंपार्टमेंट, दोनों तरफ में इक्वल गैप और इक्वल प्रेशर होना चाहिए। अगर एक में मैं गैप ज़्यादा रखूँगा, एक में कम रखूँगा, तो एक साइड जल्दी घस जाएगा। कॉमन सेंस अपना, हम गाड़ी का भी अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराते हैं व्हील का, ताकि वो टायर सही चले, बराबर चले, आपकी गाड़ी का राइड स्मूथ रहे। अगर एक तरफ भी टिल्ट रहेगा, ज़्यादा प्रेशर होगा, तो आपका गाड़ी ठीक से चलेगा नहीं। सेम चीज़ घुटने में, अगर आप अलाइनमेंट के साथ साथ बैलेंसिंग बराबर नहीं करेंगे तो वो घुटना जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो जब हम रोबोटिक से करते हैं, हम ये बैलेंसिंग इम्प्लांट को माइक्रो एडजस्टमेंट करके, जैसे फीमर या टीबिया को 1 डिग्री या 2 डिग्री वायरस में डाल के उसको माइक्रो एडजस्टमेंट करके हम उसको बैलेंस ले आते हैं। मैनुअल सर्जरी में ये ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसमें माइक्रो एडजस्टमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं, बिकॉज आप तो बोन अलाइनमेंट के हिसाब से जा रहे हैं। अभी माइक्रो क्या है मैनुअल में समझ में नहीं आएगा। रोबोटिक में आपको माइक्रो अलाइनमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, आपको लिगामेंट रिलीज़ नहीं करना पड़ता है। मैनुअल सर्जरी में ये नहीं है पॉसिबल, तो आपको बहुत सारा लिगामेंट रिलीज़ करना पड़ता है। उसमें सॉफ्ट टिश्यू, आपके मसल्स है, लिगामेंट, उसको आपको कट करके उसको बैलेंस करना पड़ता है ताकि घुटना बैलेंस हो जाए। तो उसके कारण पेशेंट को पेन ज़्यादा होता है। पेशेंट मैनुअल सर्जरी में काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट होता है, चलने में 4-5 दिन लग जाते हैं, वॉकर यूज़ करना पड़ता है 15-20 दिन के लिए। रोबोटिक सर्जरी में पेशेंट सेम डे को हम चलाते हैं, सुबह ऑपरेशन होगा, शाम से पेशेंट चलना शुरू कर देगा, शाम से ही उसका मूवमेंट हम चालू करते हैं, बेंडिंग चालू करते हैं। पेशेंट को पेन ज़्यादा नहीं होता है मैनुअल सर्जरी में। सेम डे चलाने की बात जब कर रहे हैं तो इसमें एक और भी सवाल आता है कि जो नी रिप्लेसमेंट है उसके बाद भी पेशेंट को कई सारे परहेज करने होते हैं, घुटने मोड़ के नहीं बैठना है, चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते, वेस्टर्न सीट को यूज करना है। तो क्या परफेक्ट अलाइनमेंट के बाद ये सारी चीज़ें पॉसिबल है? यस, सो परफेक्ट अलाइनमेंट हम जब करते हैं तो उसके कारण पेशेंट को जो ऑपरेशन के बाद जो फीलिंग आती है कि मेरे पैर में फॉरेन बॉडी है, वैसे नहीं आती है, बिकॉज उसको लगता है कि वो नेचुरल नी की तरह ही है। तो यूजुअली इसमें कुछ हम रिस्ट्रिक्शन देते नहीं हैं। हम पहले दिन से पूरा मूवमेंट चालू कर देते हैं पेशेंट को, हम फ्री अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, कि आप कोई परहेज नहीं है, आप कितना भी मोड़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट को हम फर्स्ट डे से चलाना शुरू करते हैं, वो वॉकर लेके चलता है। दूसरे दिन से पेशेंट वॉकर छोड़ के स्टिक के सहारे चलता है, और तीसरे दिन स्टिक भी छोड़ देता है। तो इसमें स्टिक की भी ज़रूरत नहीं है। मैनुअल सर्जरी में आपको 2 महीने तक स्टिक यूज़ करना पड़ता है, तो रोबोटिक में स्टिक का ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि पेशेंट चौकड़ी मार के बैठ सकता है। हम पेशेंट को बोलते हैं आप बैठ सकते हैं, 1 महीने बाद आप नीचे चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं। पर हम हर एक को एडवाइस ये करते हैं कि आप डेली मत बैठिए, क्योंकि अगर आप डेली नीचे चौकड़ी मार के बैठेंगे तो आपके घुटने का जो हमने इम्प्लांट लगाया है, समझो उसकी लाइफ 25 साल हमने 20 साल पकड़ी है, तो आप डेली बैठेंगे तो लाइफ 20 साल ना रह के 15 साल हो जाएगी। बिकॉज आप जब चौकड़ी मार के नीचे बैठते हैं तो आपके घुटने पे 4 गुना वजन आपके शरीर का आता है। समझो आपका वजन 60 किलो है, तो एक घुटने पे 240 किलो आएगा, तो 4 गुना, तो 260 kg जब वो इम्प्लांट पे आएगा तो वो इम्प्लांट का वेयर एंड टेयर जल्दी हो जाएगा। एक और उदाहरण सेम मैं बोलता हूँ कि जैसे हमने गाड़ी हम चला रहे हैं, अगर उसमें हम ज़्यादा ओवरलोडिंग कर देंगे गाड़ी का टायर जल्दी घस जाएगा। वैसा ही अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करेंगे घुटने को, तो आपके घुटने का लाइफ ज़्यादा मिलेगा, आपको मे बी 25 साल 30 साल भी मिलेगा, क्योंकि ये रोबोटिक सर्जरी है, उसको हमने वेल अलाइंड और वेल बैलेंस किया है, आपके नेचुरल नी की तरह बिहेव कर रहा है। उसको आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, बट डेली मत बैठो। कभी किसके घर में पूजा है, कुछ काम है, कुछ किसी के घर गए नहीं है सुविधा बैठने की, तो आप नीचे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत पॉसिबल है। यस दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी कमाल की है, दिन प्रतिदिन मेडिकल साइंस डेवलप करता जा रहा है। अब आया है समय रोबोटिक सर्जरी का। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी में एक जो मेजर एडवांटेज है वो आपके बोन के बीच अलाइनमेंट के लिए रॉड नहीं लगाया जाता है। ये रॉड बेसिकली जो बोन मैरो है उसे डैमेज करता है, यानी हड्डी के बीच की जो गुदा होती है, जो ब्लड बनाती है, ब्लड सेल्स वहीं पे बनता है, वो बोन मैरो डैमेज होता है। और यह सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके घुटने का अलाइनमेंट बेहतर करने के लिए। अब रोबोटिक सर्जरी के कारण से यह अलाइनमेंट काफी आसान हो गया है, डैमेज कम किया जाता है, जो कटिंग की जाती है वो बिल्कुल नपी तुली की जाती है, न कम न ज्यादा। एक सवाल बीच में बहुत बड़ा सवाल है, रोबोटिक और मैनुअल सर्जरी के बीच के कॉस्ट का डिफरेंस कितना आता है? देखो, लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी जो डिफरेंस है वो हम सिर्फ जो रोबोटिक के सेंसर्स लगते हैं, ये रोबोटिक सर्जरी करने के लिए आपको आपके फीमर में और टीबिया में, दोनों हड्डी जो है, थाई बोन और नीचे लेग बोन में हम सेंसर्स लगाते हैं। वो सेंसर का ही हम सिर्फ कॉस्ट लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो रफली जो डिफरेंस पहले 1-1 लाख रुपए का था सर्जरी का, अभी वो 30 to 40,000 के आसपास आ चुका है, खाली सेंसर और डिस्पोजेबल ड्रेप्स के लिए। 40,000 के आसपास का डिफरेंस आ जाता है मैनुअल में।
इंश्योरेंस कवर करता है रोबोटिक सर्जरी? इंश्योरेंस कवर करता है। तो इंश्योरेंस में कुछ पॉलिसीज जो कवर कर रही है, जो पॉलिसीज कवर नहीं कर रही है उनको हम मदद करते हैं कि हम वो पेपर में इंश्योरेंस में रोबोटिक नहीं लिखते हैं। तो हाँ, वो तो हम बोल नहीं ये पाएंगे। चीजें बोलने की नहीं हाँ, है। हाँ। तो सुना आपने कि मैक्सिमम 40,000 रुपए का डिफरेंस आता है। इस 40,000 में आपके अलाइनमेंट परफेक्ट हो जाएंगे। अगर ये अलाइनमेंट परफेक्ट हो गया तो आपकी जो नी रिप्लेसमेंट है उसकी लाइफ काफी लंबी हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट में अगर जाना है, कभी भी अगर जाने की नौबत आती है, तो आप रोबोटिक को प्रेफर करें। इंश्योरेंस भी कवर कर रहे हैं। ध्यान रखें, समय रहते समय से अपने मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लें, ताकि जब आपकी जरूरत आए उस समय मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए बहुत बड़ा मददगार साबित हो। हम रखें आपका ख्याल।